नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं रामेंद्र मिश्रा भारतम पीसीएस एकेडमी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपी पीसीएस जो आगामी परीक्षा है और अदर स्टेट पीसीएस के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज चला रहे हैं। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और जैसा कि अब तक आप लोगों ने देखा है, हमने अब तक की क्लासेस के अंदर जो लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था, फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के भौतिक प्रदेश, उसी में हिमालयन या नॉर्दर्न माउंटेन रीजन जो टॉपिक है उसके सवालों पे हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर पीवाईक्यू की चर्चा भी हो रही है, आवश्यक कंसेप्ट की चर्चा भी हो रही है, संभावित प्रश्नों की भी चर्चा हो रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लासेस बहुत अच्छी आपके लिए हेल्पफुल हो रही होंगी। यदि आप इसमें किसी भी तरह की और भी कोई आवश्यक बात चाहते हैं, जरूर हमको जो ऑफिशियल नंबर्स है हमारे, यहाँ पर भी आप चैनल पर देख सकते हैं, उस पर जरूर हमको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे जाकर के हमको इन्फॉर्म करिए। अकॉर्डिंगली हम उसको आपको और बेहतर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज हिमालय से आगे प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। जो हमारा कल के बाद 11वां प्रश्न है, क्या कह रहा है ये प्रश्न? ये यूपीएससी का सवाल है और इस पैटर्न के बाद ये पीसीएस में भी आई है 2-3 जगहों पर, अलग अलग स्टेट पीसीएस में। ठीक है, समझिए इसको। When you travel through the Himalayas, यानी कि जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे, अब ध्यान रखना, हिमालय भैया उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से ऊपर हिमालय शुरू हो जाता है। आप हरिद्वार और ऋषिकेश गए हैं तो आप हिमालय ही गए हैं, ठीक है ना। वो अलग बात है कि वो हिमालय की तलहटी, फुट हिल्स, दक्षिणतम शिवालिक का इलाका है, ठीक है, वो भी हिमालय है। मसूरी भी हिमालय है, शिमला भी हिमालय है, देहरादून भी हिमालय है। ठीक है, तो जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे, जैसे ही आप उस पर जाना शुरू करते हैं तो आपको निम्न में से क्या क्या दिखाई देगा, ऐसा वो पूछ रहा है। 4 चीजें बताई हैं। पहला, डीप गॉर्जेस, गहरे खड्ड। क्या दिखाई देगा? यस, इट्स ट्रू। खड्ड क्या होता है? मैं भी तस्वीर में दिखाऊंगा आपको। जब नदियां पहाड़ के बीच में काट करके गहरा रास्ता बना देती हैं अपने लिए, उसको हम गॉर्ज कहते हैं। ठीक है, खड्ड कहते हैं। यू टर्न रिवर कोर्सेज, यानी यू घुमाववाल नदी मार्ग, यस, ये भी दिखाई देगा। जब नदियां पहाड़ों से उतरती हैं तो तमाम तरह की स्थलाकृतियां बनाती हैं इरोजन करके। गॉर्ज और यूटर्न, ये दोनों ही इरोजन यानी कि अपर्दन के कारण बनने वाली स्थलाकृतियां हैं, लैंडफॉर्म्स हैं। थर्ड वन इज पैरेलल माउंटेन रेंजेस, समानांतर पर्वत श्रेणियां। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा भी है, एक के बाद एक हिमालय पर समानांतर श्रेणियां हैं, यानी कि एक यहाँ पर, उसके ठीक बराबर में दूसरी है, ठीक बराबर में। सब जगह ये होगा ऐसा आवश्यक नहीं होता है। हिमालय में है, बाकी जगहों पर एक ही पर्वत श्रेणी हो सकती है, ठीक है, लेकिन हिमालय में पैरेलल बहुत सारी श्रेणियां हैं। चौथा, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता, स्टीप ग्रेडियंट्स कॉजिंग लैंडस्लाइड। इट्स वेरी ट्रू, इट्स डैम ट्रू। ये बिल्कुल ठीक है कि वहां पर इतनी ढाल है, अलग अलग जगहों पर हाइट इतनी है, समुद्र से 2000, 3000, 4000, 5000 किलोमीटर। हिमालय की जो एवरेज हाइट है वो कितनी है? 6000, 5 से 6000 मीटर है, यानी कि किलोमीटर हो गया, 5 से 6 किलोमीटर हो गया। तो उस ढाल पे कोई पहाड़ टिका है, गिरने की संभावना खूब है। तो यहाँ पर खूब लैंडस्लाइड होते हैं, खूब मलबा गिरता है, उसी का रिजल्ट फ्लैश फ्लड भी होता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, हाल ही में कल ही नेपाल और चाइना का जो बॉर्डर है, जहाँ से मानसरोवर की यात्रा के लिए जाते हैं, वहाँ पर कैसा भयंकर फ्लैश फ्लड आया। एक झटके में 4-6 मंजिल की बिल्डिंग्स के ऊपर से वो मलबा गुजर गया, इतना भयंकर फ्लैश फ्लड रहा था। ठीक है, तो ये चारों ही चीजें हमको वहां पर दिखाई देती हैं, यानी उत्तर इसका हो जाएगा डी। ये तस्वीर आप बहुत खूबसूरत तस्वीर देख पा रही है। ये है गॉर्ज, खड्ड, यानी कि 2 अलग अलग पर्वत श्रेणियां हैं, बीच में नदियां क्या कर रही हैं? लगातार कटाव। फोटो में आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसके अंदर यहाँ पर लाखों की पॉपुलेशन आ जाए, इतने बड़े इलाके ये होते हैं। ठीक है, ये कई कई हजार मीटर की ऊंची पहाड़ियां होती हैं। तो नदियां लगातार क्या करती रहती हैं? इसको काटती रहती हैं और इसको गहरा करती रहती हैं। गॉर्ज, खड्ड। इसी प्रकार आप ये देख पा रही हैं, ये हिमालय का एक बहुत खूबसूरत यू टर्न है। तो हिमालय में आपको बहुत सारे ऐसे दृश्य दिखाई देंगे जब नदियां पर्वतों को काट करके यू आकार में बह रही होती हैं। ठीक है, मैदानों पर इसी को हम मियांडर या विसर्प कहते हैं। पहाड़ों पर इसको हम विसर्प नहीं कहते, यू टर्न वाले घुमाव। आपको ये जो लाइनें दिख रही हैं, ये सड़कें हैं जो लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यानी कि चारों ही चीजें वहां पर हमको मिलती हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, एग्जामाइन द मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गिवन बिलो। यहाँ पर ये मैप दिया हुआ था प्रश्न के अंदर, 4 जगह दी हुई थी, 1 2 3 4, और हमें इसको पहचानना था। ठीक है, ये भी आईएएस का सवाल है। और इसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रश्न आए जहाँ पर कोई मैप दिया होता है
उस पर कुछ इंडिकेट किया होता है, हमको पहचानना होता है कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो 1 2 3 4 दिया हुआ है और इसने कहा कि ये क्या है, आप इसको पहचानिए। ठीक है, अब 1 2 3 तो संभवतः सब पहचान लेंगे, चौथे में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के अंदर वहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं, लद्दाख, काराकोरम, जास्कर। सबको याद होगा ये लद्दाख, काराकोरम, जास्कर। तो ये क्रम आपको कहाँ दिखाई दे रहा है ये पकड़ लीजिएगा। ठीक है, और ये चौथी जो पहाड़ी है ये पीर पंजाल है। ठीक है, यानी कि जब भी ऐसा होगा, चूंकि हिमालय कश्मीर हिमालय है हमारा, ट्रांस हिमालय और अलग अलग उसकी पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, तो ये आप इस चित्र के अंदर इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रही है काराकोरम, उसके नीचे है लद्दाख, उसके नीचे यहाँ पर आपको जास्कर दिखाई दे रही है। और इसके बाद यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एक आती है पीर पंजाल नाम की पहाड़ी। कौन सी आती है भाई? पीर पंजाल। पीर पंजाल हिमालय का भाग है, जबकि बाकी दोनों ट्रांस हिमालय यानी पार हिमालय का भाग है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो गया? सबसे पहले काराकोरम है, उसके नीचे लद्दाख है, उसके नीचे जास्कर है और उसके नीचे पीर पंजाल है। यहाँ पर पीर पंजाल बसा हुआ है जो मिड हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, अब इसमें इन्होंने यहाँ बीच में ग्रेट हिमालय को छोड़ दिया है। ठीक है, और यहीं पर ध्यान रखिएगा कैलाश रेंज इस तरफ को है, तो अगर ये भारत के बाहर दिखाता यहाँ पे माउंटेन रेंज, तो हमें कैलाश रेंज इसको लेना पड़ता। अगला प्रश्न है, द लेजर हिमालयाज आर सिचुएटेड बिटवीन, यानी कि जो लघु हिमालय है वो किसके मध्य में स्थित है। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता ही है लघु हिमालय कौन सा है, हमने बताया हुआ है हिमालय के 3 अलग अलग प्रमुख श्रेणियां हैं। ठीक है, अगर हम तीनों को भी यहाँ पकड़ते हैं, सबसे पहले वृहद हिमालय है, उसके बाद यहाँ पर लघु हिमालय है और उसके बाद यहाँ पर बाह्य हिमालय है या उप हिमालय है। ठीक है, दिस इज द ग्रेट हिमालय, दिस इज द लेजर हिमालय ऑल्सो नॉन एज मिड हिमालय, और दिस इज आउटर हिमालय या सब हिमालय या शिवालिक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? किसके मध्य है? शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। यस, बिल्कुल ठीक। ऊपर ये हिस्सा महान हिमालय का हो गया, नीचे वाला शिवालिक या सब हिमालय या आउटर हिमालय हो गया, बीच में क्या है? ये लेजर हिमालय या मिड हिमालय। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये इसका उत्तर आपको दिख रहा है बी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो कंटिन्यूअस सीधी रेखा है ये ग्रेट हिमालय है। ये रेखा आपको लगातार सीधी मिलेगी। आप मान के चलो कि 2500 किलोमीटर की लंबी दीवार ऐसे आर्क के फॉर्म में खड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद अगेन एक और दीवार है, लेकिन वो दीवार कई कई टुकड़ों में है। इसी को हम कहते हैं पीर पंजाल। ये सबसे पहली जो इसकी रेंज है, बहुत सारे इसके रेंजेज हैं यहाँ पर। और फिर लास्ट में क्या है? शिवालिक रेंज। ठीक है, शिवालिक रेंज भी कुछ कुछ टूटी हुई है, लेकिन बीच वाले के मुकाबले ज्यादा कंटिन्यूअस है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following order of the Himalayan ranges in the western part from south to north is correct? अब देखिए आपको लग रहा होगा ये सब प्रश्न हिमालय पर इतने सारे प्रश्न क्यों करा रहे हैं, क्योंकि भैया पीसीएस के अंदर इतने सारे प्रश्न आते ही, और मेरा उद्देश्य है कि एक ही टॉपिक पर अलग अलग तरह के प्रश्न करने का स्वभाव आपका बन जाए। टॉपिक वही होता है, तथ्य वही होता है, फैक्ट वही होता है, कंसेप्ट वही होता है, प्रश्न का तरीका बदला और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा प्रश्न को, आधा खेल तो प्रश्न को समझने में ही छुपा होता है। तो सवाल क्या कह रहा है कि साउथ टू नॉर्थ यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ पश्चिमी भाग में, हिमालय के पश्चिमी भाग में हमको ऑर्डर में लगाना है इसको, हिमालय की श्रेणियों को। ठीक है, तो पश्चिमी भाग यानी कि जो उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर का इलाका हो गया, वहां पर जो हिमालय है उसे हमें कैसे लगाना है? साउथ टू नॉर्थ यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ लगाना है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है कि सही कौन सा है? ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय, शिवालिक। अब ये नॉर्थ टू साउथ है, ये गलत हो गया। दूसरा क्या दिया है? शिवालिक, लेसर हिमालय, ग्रेट हिमालय, ये ठीक हो गया हमारा। मैंने बताया था पिछली क्लास में भी आपको, पिछले क्वेश्चन में ही अभी, कि सबसे ऊपर ग्रेट हिमालय है, उसके नीचे लेजर हिमालय है या मिड हिमालय है, मध्य हिमालय है, लघु हिमालय, और उसके नीचे शिवालिक या बाह्य हिमालय है या उप हिमालय है। ठीक है, तीसरा है लेसर ग्रेट शिवालिक। गलत, गलत,
शिवालिक, ग्रेट, लेसर, गलत, नन ऑफ दीज, ऐसा भी नहीं है। ये उत्तर हो गया इसका बी, है ना सरल। ठीक है, तो थोड़ा सा कर लेंगे तो मजा आने लग जाएगा। यहाँ पर ये आप फिर से देख पा रहे हैं। अभी देखिए मैं सेम मैप का यूज कर रहा हूँ अलग अलग उसमें, क्यों? ये ऊपर हमको दिख रहा है ग्रेट, उसके नीचे बीच में ये लेसर हिमालय या मिड हिमालय, लास्ट में शिवालिक। प्रश्न क्या था कि इसको हमें साउथ से नॉर्थ की तरफ लगाना था, तो सबसे साउथ में शिवालिक है, फिर है लेसर या मध्य हिमालय, और उसके बाद महान हिमालय। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माउंटेन पीक्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब तक इसने रेंजेज की, पर्वत श्रृंखलाओं की बात की थी, अब क्या कह रहा है ये, अब ये कह रहा है पर्वत चोटियों के बारे में। ध्यान रखिएगा, पर्वत श्रृंखलाएं अलग होती है, पर्वत चोटियां अलग होती है। चोटी यानी किसी भी पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा जो हो गया, किसी भी पहाड़ी का एक निकला हुआ हिस्सा। एक माउंटेन रेंज में हजारों चोटियां हो सकती हैं, ठीक है। एक पर्वत पर कई श्रृंखलाएं, रेंजेज हो सकती हैं, ठीक है। एक पर्वत है, एक समय में बनी हुई अलग अलग उसके पहाड़, वो एक रेंज कहलाती है। एक पहाड़ पर कई चोटियां हो सकती है, जैसे एक घर होता है, अब एक घर में कई कमरे भी हो सकते हैं, हॉल हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक वैसे ही, ठीक है। चलिए, तो हमें क्या करना है, माउंटेन पीक्स को ईस्ट टू वेस्ट के क्रम में लगाना है, यानी पूरब से पश्चिम के क्रम में लगाना है। सबसे पूरब में क्या हो जाएगा, अगर हम देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश से हम चलेंगे, फिर ये है सिक्किम, ये इसके बगल में नेपाल, इसके बगल में उत्तराखंड, और फिर ऊपर हिमाचल कश्मीर। इस क्रम में हमको पर्वत चोटियों को लगाना है, और इसमें कुछ चोटियों के नाम दिए हुए हैं। ये नाम आप लोगों ने सुने होंगे, एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ठीक है। अब ये कुछ पे कंफ्यूजन आपको इसमें हो सकता है, एक दो पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे कंचनजंगा, अगर आपने इसको याद रखा है बहुत सारा काम हो जाएगा। क्यों? कंचनजंगा कहाँ पर है, कंचनजंगा एकदम सिक्किम और नेपाल का जो बॉर्डर है वहां पर सिचुएटेड है, ठीक है। इसीलिए कंचनजंगा को हम भारत में भी काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारी सीमा पर है। वो कुछ हिस्सा उधर है, कुछ हिस्सा इधर है, ठीक है। और बाकी सब चोटियां कंचनजंगा से पूरब में है, तो ये क्लियर हो गया। कंचनजंगा के पास ही हमको एवरेस्ट मिलती है, तो ये क्लियर हो गया। तो सबसे पहले कंचनजंगा आएगा, ये पक्की बात है, बाकी ऑप्शन अपने आप पड़ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको इन चोटियों को एक क्रम में यहाँ पर दिखा देता हूँ, आपको बहुत आसानी से इसका अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जैसा मैंने कहा था, आपको ये दिखाई दे रहा है कंचनजंगा, क्योंकि बाकी सारी चोटियां नेपाल में हैं। ये जो कलर्ड इलाका है ये कौन है, नेपाल है। ये जो दिख रहा है ये कंचनजंगा है, दिस इज कंचनजंगा। तो ये सिक्किम और नेपाल का बॉर्डर का क्षेत्र है, बड़ा हिस्सा कहाँ पर है, इसका भारत के अंदर है। कंचनजंगा से अब इधर हम देखना शुरू करेंगे, तो दूसरा हमको कौन सा मिला यहाँ पर, माउंट एवरेस्ट मिल गया है, ठीक है। ऑप्शन में क्या था, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, तो ये हमको मिल गया है अन्नपूर्णा, और ये मिल गया है धौलागिरी, ठीक है। उत्तर मिल गया हमको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये कुछ फेमस प्रसिद्ध चोटी हैं भारत के अंदर, इनमें से केवल कंचनजंगा है, बाकी चोटी नहीं है। कुछ अगर मैं और नामों की बात करूं जो प्रसिद्ध हैं, तो वो है मकालू, तो कंचनजंगा, उसके बाद है मकालू, फिर है माउंट एवरेस्ट, एक और फेमस है यहाँ पर गौरी शंकर, ठीक है। तो ये भी, इसका भी नाम ध्यान रखिएगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। इसके बाद फिर हम बढ़ जाते हैं भारत की तरफ, ठीक है। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आंसर हमारा क्या हो गया, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, दैट इज बी। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, अब ये सरल प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज द यंगेस्ट इन टर्म्स ऑफ ओरिजिन। उत्पत्ति के हिसाब से निम्न पर्वत श्रेणी में सबसे नवीनतम कौन सी है, ठीक है। तो एक बात पक्की है कि जो हिमालय से जुड़ी होगी वो सबसे नवीनतम होगी। अब हिमालय से जुड़ी कौन सी है, तो हिमालय से जुड़ी आपको पटकाई बूम की पहाड़ियां मिलेंगी यहाँ पर, जो नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां हैं। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो इससे जुड़ा हुआ लगभग ऐसा ही प्रश्न पिछली क्लास में मैंने दिया था। उसकी भाषा अलग थी, उसका टाइप अलग था, कॉन्सेप्ट यही था, ठीक है। अजंता श्रेणी जो महाराष्ट्र में है, ये भी पुरानी श्रेणी है। वेस्टर्न घाट है तो पुराना ही है। पालकोंडा ईस्टर्न घाट पुराना है। कैमूर पर्वत मध्य भारत के अंदर पहाड़ियाँ हैं, जो आज का छत्तीसगढ़, बिहार वगैरह इलाका है, पुरानी पहाड़ी है। सबसे नया हिमालय है,
हिमालय का ही पूर्वी में पटकाई श्रेणी कहलाती है, पटकाई बूम की पहाड़ियां कहलाती है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, ये देखिए पटकाई श्रेणी हिमालय श्रेणियों में स्थित है जिसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ। शेष दक्षिण और मध्य भारत में, मैंने बता ही दिया है आपको। अजंता महाराष्ट्र में है, पालकोंडा पूर्वी घाट के अंदर है जो तेलंगाना के आसपास का इलाका है, और कैमूर कहाँ पर है, जहां से विंध्य पर्वत श्रृंखला शुरू होती है उस जगह पर कैमूर है, यानी कि बिहार झारखंड इसके आसपास का जो इलाका हो गया। ठीक है, हाँ अब इसमें बहुत अच्छी बात क्या दी हुई है कि चूंकि जो प्रायद्वीपीय पठार है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, वो सबसे पुराना लैंड है भारत का। पूरा हिमालय और उत्तर का मैदान बना ही उसके बाद है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो कुछ भी प्रायद्वीपीय पठार पर होगा वो हिमालय से पुराना है। ठीक है, सरल उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट कंटीजियस विद द पटकाई हिल्स। किस राज्य में पटकाई पहाड़ियां नहीं है? कहने का मतलब ये है संलग्न, मतलब पटकाई पहाड़ियां जिस राज्य में नहीं पड़ती है, जो उसके आसपास नहीं पड़ता है, ऐसा कौन सा राज्य है? ठीक है, तो ऑप्शन में जाएंगे, क्योंकि बहुत तथ्यात्मक प्रश्न है। इसको यूपी ने भी पूछा हुआ है, इसको बिहार ने भी पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। उत्तर पूर्वी पहाड़ियों पर प्रश्न लगातार बनते हैं। ठीक है, तो जितना पढ़ना हिमालय को है उतना नॉर्थ ईस्ट पहाड़ियों को भी पढ़ना है। ठीक है, इसका उत्तर हमारा त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा के अंदर पटकाई बूम की पहाड़ियां नहीं है। थोड़ा सा पहाड़ियां नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सी है ये मैंने आपको यहाँ एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले अरुणाचल की बात करेंगे हम। अरुणाचल में हमें यहाँ कुछ पहाड़ियां मिलती हैं, तो मीरी, अबोर, डाफला, मिश्मी, 4 नाम ध्यान रखने हैं। मीरी, अबोर, डाफला, मिश्मी। ये अगर आप अपने मैप में जाके आप देखेंगे आज, या आपके पास एटलस होगा। मैंने बार बार कहा है कि ज्योग्राफी के लिए आपको बहुत नहीं पढ़ना होता है, 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी और एटलस पर्याप्त है। ठीक है, तो आप एटलस में जाएंगे, एटलस के अंदर आपको राज्यवार मैप दिए होंगे, फिजिकल और पॉलिटिकल। आपने क्या करना है, जो फिजिकल मैप है नॉर्थ ईस्ट का उसको उठाना है। जब आप अरुणाचल में जाएंगे तो आपको यहाँ पर आपको ऐसे ये 4 पहाड़ियाँ इस क्रम में आपको ये मिलेंगी। ठीक है, यहाँ मिलेंगी आपको डाफला, मीरी, अबोर और मिश्मी, ये 4 पहाड़ियाँ। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर हमको मिलती है पटकाई पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ऐसे ही आप मेघालय में जाएंगे तो मेघालय में हमको क्या मिलती है, मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, एक श्रृंखला से हैं। ये नाम लगभग सब जानते हैं, वहाँ की ट्राइब्स के भी नाम है, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। पश्चिम से पूरब में, पूरब से पश्चिम में आएंगे तो जयंतिया, और ठीक यहीं पर खासी और यहीं पर गारो, ये 3 पहाड़ी हैं। इसके बाद आसाम की हम बात करेंगे। मेघालय के ठीक ऊपर आसाम है, ये राज्य जो दिखाई दे रहा है, और ब्रह्मपुत्र की घाटी है। ब्रह्मपुत्र की घाटी तो असम के अंदर ही है सारी। ठीक है, तो वहां पर 2 प्रमुख पहाड़ियां हैं, एक को हम बोलते हैं मिकिर पहाड़ियां, मिकिर, और दूसरा है कार्बी एंगलोंग की पहाड़ियां, या मेघालय के पठार को कई बार कार्बी एंगलोंग का पठार भी कह दिया जाता है। तो पठारी हिस्सा मेघालय में है, उसकी पहाड़ी आसाम में है, कार्बी एंगलोंग। ठीक हो गया। ठीक इसी प्रकार और जब हम आगे बढ़ेंगे नागालैंड, तो हमको नागालैंड के अंदर नागा पहाड़ियां मिलती हैं, और उसकी बहुत प्रमुख चोटी है माउंट सारामती। ठीक है, मणिपुर जाएंगे, वहां पर मणिपुर पहाड़ियां हैं और उनकी पूरी श्रृंखला है, जिसको हम लेमाटॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेमाटॉल। मैं अभी ये क्वेश्चन के नाते केवल बता रहा हूँ। मिजोरम में मिजो पहाड़ियां हैं, उनको वहां पर लुसाई पहाड़ियां भी कहते हैं स्थानीय भाषा में, लुसाई हिल्स, और उसकी बहुत प्रमुख चोटी है ब्लू माउंटेन। ठीक है, और इसी प्रकार हमको फिर त्रिपुरा के अंदर भी पहाड़ियां मिलती हैं, उनका नाम बहुत फेमस नहीं है, तो उनको आप लोगों ने झाम्पुई पहाड़ियां या ब्लू माउंटेन उनको भी कहा जाता है। ठीक है, तो पटकाई जो है पर्वत श्रृंखला वो त्रिपुरा के अंदर नहीं है, ये त्रिपुरा दिखाई दे रहा है हमको, यहाँ नहीं है, शेष पटकाई यहाँ पर है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पटकाई पहाड़ियाँ आसाम में हैं, मणिपुर में है, मेघालय में है, मिजोरम में है, नागालैंड में है, त्रिपुरा में नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न कथनों पर विचार करिए। देयर आर फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 कथन दिए हुए हैं। पहला, भारत में हिमालय 5 राज्यों में फैला हुआ है। नहीं,
कल हमने चर्चा इसकी की थी। देखिए ISPT का सवाल है, अभी 10 साल पहले का सवाल है, ठीक है, 10 साल 8 साल पहले का। तो भारत केवल 5 राज्यों में नहीं फैला हुआ है, ज़्यादा में फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल, ठीक है। दूसरा, वेस्टर्न घाट्स एक्सटेंड अक्रॉस ओनली 5, सभी नहीं है, ठीक है। वेस्टर्न घाट गुजरात से शुरू हो जाता है और तमिलनाडु तक फैला हुआ है। तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है। और फिर पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। ये 3 इसमें तथ्य दे दिए हैं, ठीक है। अब इसका उत्तर आपको दिख पा रहा है, यहाँ पर बी है, ठीक है। क्या पूछा है इसने कि कौन सा सही है, तो केवल 3 सही है, ठीक है। पहला दूसरा गलत है। हिमालय 5 से ज़्यादा राज्यों के अंदर फैला है, मैंने नाम गिनाए अभी आपको। पश्चिमी घाट भी 5 से ज़्यादा राज्यों में फैला है, मैंने नाम गिनाए अभी आपको। पुलिकट झील 2 में ही है। पुलिकट झील के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। भारत के पूर्वी तट पर, बंगाल की खाड़ी वाले किनारे पर यहाँ पर ये झील है, जिसके अंदर हम आप लोगों ने एक आइलैंड का नाम सुना होगा, श्री हरिकोटा, जो बहुत प्रसिद्ध हमारा एक इसरो का सेंटर भी है, लॉन्चिंग पैड भी है, मिसाइलें वहां से हम प्रक्षेपित करते हैं, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न क्या कह रहा है कि जो हिमालय है ये इन सब राज्यों के अंदर फैला है। हाँ, पूरा नॉर्थ ईस्ट भी है, ठीक है। इसके साथ ही पश्चिमी घाट, तो ये भी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल में फैला है, तो ये भी 6 राज्यों में है। अब क्या रह गया, पुलिकट। पुलिकट जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून लेक है। पहली कौन सी है, चिल्का, उड़ीसा। दूसरी है पुलिकट, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो उसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। ये लंबाई में झील है, मैप में इसको आप देख सकते हैं। यहाँ उसका मैप में नहीं लगा पाया हूँ, वरना दिखाता मैं। अगला प्रश्न कह रहा है अटल टनल के बारे में। अब देखिए, अटल टनल बेशक इसका उद्घाटन आज से काफी पहले हो गया है, पर इस पर प्रश्न अभी भी जब तक बनते रहते हैं, क्योंकि हिमालय के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण टनल है। इस टनल, इस सुरंग के कारण हम हिमालय के अंदर वर्ष भर जा सकते हैं, जबकि पहले रास्ते सर्दियों के अंदर या बर्फबारी के समय बंद हो जाते थे और ऊपर का हिस्सा हमसे लगभग कट जाता था, ठीक है। तो क्या प्रश्न कह रहा है, इसका निर्माण, अब देखिए स्टेटमेंट आप समझ लीजिए खाली। सीमा सड़क संगठन ने किया है, मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है, यानी एक तरफ मनाली है दक्षिण की तरफ और टनल के उत्तर में। टनल मतलब क्या हो गया है कि भाई यहाँ बीच में एक पहाड़ी श्रृंखला है और इसके बीच से काट करके हमने एक सुरंग बनाई है ना। तो इस तरफ मनाली है और उस तरफ लाहौल स्पीति है, ऐसा ये कह रहा है। अगला प्रश्न क्या, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सिचुएटेड इन द पीर पंजाल माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालय। और चौथा है, ये भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट समझ में आ गया, चारों ही सही है और आपको उत्तर मिल गया कि हाँ चारों ही सही है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप 1-2 उत्तर भी पकड़ लेते हैं ठीक तरीके से, मान लो आपको चौथे पे सबको पता है, इंपॉर्टेंट है ना, BRO वाला ही पता होगा, क्योंकि बॉर्डर पर ऐसे निर्माण BRO ही कर रहा है। वहां पर NHAI ये काम नहीं कर रहा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं, वहाँ BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही काम कर रहा है, सीमा सड़क संगठन। BRO के बड़े फेमस आप लोगों ने उसके बोर्ड्स देखे होंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको पहला और चौथा भी पता है तो आपको ये पता लग जाएगा कि भाई क्या नाम है, A नहीं होगा, B नहीं होगा, अब C D में से ही केवल आपको करना होगा। मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ती है, ये भी अधिकतर विद्यार्थी जानते हैं कि इस तरफ मनाली है, और अगर हमको लाहौल स्पीति जाना है, जो एंट्री पॉइंट आ जाता है फिर आगे, तो हमको इससे जाना होगा। आपको उत्तर आराम से मिल जाता, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, ये अटल टनल है, ठीक है। रोहतांग जो हमारा पास है उसमें इसको बनाई हुई है। यहाँ लिखा है साउथ पोर्टल, यानी कि ये मनाली की तरफ वाला गेट है। यहाँ से हम घुसेंगे और हम किधर निकलेंगे, इस पूरी पर्वत श्रृंखला को पार करके हम पहुंच जाएंगे इसके नॉर्थ पोर्टल पर। नॉर्थ पोर्टल यानी कि लाहौल स्पीति की तरफ, ठीक है। अटल सुरंग या अटल टनल है। कुछ तथ्य देख लेते हैं इसमें। इस सुरंग की लंबाई 9.2 किलोमीटर है, पीर पंजाल में स्थित है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। बड़ी खासियत क्या है कि वर्ष भर जब इसके ऊपर सब जगह बर्फ जम जाती है इधर उधर, तब भी हम यहाँ से आराम से जा सकते हैं। ये सड़क कंटिन्यू है, इसको हम कहते हैं ऑल वेदर रोड्स या टनल, यानी सभी मौसमों में खुली हुई। इंपॉर्टेंट क्यों है, जिस तरीके से हमारा पड़ोसी चीन अपनी विस्तारवादी गतिविधियां बढ़ा रहा है,
ऐसे में हमारे सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कभी भी किसी भी तरह के मौसम में ज़रूरत पड़ने पर मिनिमम टाइम में क्या हम अपने सीमा के आखिरी जगह पर पहुंच सकते कि नहीं पहुंच सकते, ये इंपॉर्टेंट है। और केवल मनुष्य नहीं पहुंचे तो साथ में हथियार भी पहुंच सकते कि नहीं पहुंच सकते, रिसोर्स सप्लाई पहुंच सकते कि नहीं पहुंच सकती, वो इंपॉर्टेंट है। कारगिल के समय यही हुआ था, क्योंकि वहां पर हमारे पास ऑल वेदर फैसिलिटीज नहीं थी। अगर आप लोगों ने हाल ही में ऑपरेशन सफेद सागर देखा होगा, बहुत अच्छी जो एक फिल्म आई है, तो वेब सीरीज है संभवतः, तो पता लगा होगा आपको कि किस तरीके से कारगिल में सर्दियों में हमारे जवान वो कारगिल पीक छोड़ते थे, उसने कब्जा उन्होंने कर लिया। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये लंबाई हो गई, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में है, लाहौल और स्पीति को जोड़ती है। ठीक है, इससे मनाली को, तो साउथ में कौन है, मनाली, उसके जहां जोड़ती है वो लाहौल स्पीति घाटी हो गई। ठीक है, बीआरओ ने बनाया है, सीमा सड़क संगठन ने बनाया है, स्ट्रेटजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। और 2002 में इसका उद्घाटन, आधारशिला फाउंडेशन स्टोन रखा था, और बाद में 2020 के अंदर ये बनकर के तैयार हुई, और तब जाकर के पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। यानी इमेजिन करो 18 साल लग गई चीज को बनने में। ठीक है, राजनीतिक चीजें अपनी जगह पर हैं, वो एक विषय हो सकता है, लेकिन ऐसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सामरिक रूप से इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जियो पॉलिटिक्स, फॉर द नेशनल सिक्योरिटी, उस पर काम होना ही चाहिए। ठीक है, और चूंकि ये रोहतांग में है, रोहतांग जिला पड़ता है बाकायदा हिमाचल प्रदेश का, तो यहाँ पर रोहतांग टनल भी इसको कह देते हैं बहुत बार। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी स्थित है किस किस के बीच। अब मैंने कल आपको बताया था कि जो घाटियां होती हैं वो दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसी होती हैं, यानी एक इधर पहाड़ होगा, एक इधर पहाड़ होगा, जो बीच का क्षेत्र है, पहाड़ का मैदानी इलाका भी हो सकता है, वहां पर हमको जो बसावट मिलेगी उसको हम वैली या घाटी कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऐसे दर्जनों घाटी हैं, कुल्लू, मनाली, कश्मीर, काठमांडू, है ना, ये सब घाटियां हैं। हिल स्टेशन क्या होती हैं, हिल स्टेशन वो होते हैं जो पहाड़ों पर ही बसे होते हैं। तो आपको दोनों के फर्क को समझना है। हिल स्टेशन पर आबादी बहुत सीमित होती है, संसाधन बहुत सीमित होते हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर शहर बसा होता है। मसूरी को हम क्यों कहते हैं पहाड़ों की रानी? क्योंकि मसूरी पहाड़ पर बसा हुआ है ना। शिमला घाटी में बसा हुआ है, कश्मीर घाटी में बसा हुआ है, तो घाटी के अंदर आपको बहुत बड़ी आबादी रहती हुई मिल सकती है। ठीक है, भौगोलिक रूप से दोनों में रहना मुश्किल है, लेकिन पहाड़ पर बसे हुए शहर को हम हिल स्टेशन कह देते हैं। ठीक है, जैसे शिमला है, शिमला घाटी भी है और शिमला में हिल स्टेशन भी बनाया अंग्रेजों ने रहने के लिए। ठीक है, वहीं पर अगर आपने सुना होगा एक जगह है मशोबरा। मशोबरा की खासियत क्या है? जो भारत के राष्ट्रपति हैं, तो भारत के राष्ट्रपति के 3 निवास हैं। एक तो दिल्ली में है ही राष्ट्रपति भवन, एक उनका ग्रीष्मकालीन निवास है, जब गर्मियां होती हैं तो उनके लिए घर बना हुआ है मशोबरा में, बहुत खूबसूरत जगह है। ठीक है, और ऐसे ही सर्दियों के दौरान या और जब उनको वैकेशन लेना हो तो उनके लिए बहुत खूबसूरत जगह बना हुआ है हैदराबाद के पास, निलयम के नाम से, हृदय निलयम या ऐसा कुछ है, मैं पूरा नाम भूल रहा हूँ उसका। ठीक है, तो कश्मीर किस किस के बीच बसा हुआ है ये वो पूछना चाह रहा है, तो उसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर सामने लिखा ही हुआ है, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियां। यानी कि जो महान हिमालय है, जो महान हिमालय है और मध्य हिमालय पे जो अलग अलग पर्वत श्रेणियां हैं, तो यहाँ पर इस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? इसका नाम है पीर पंजाल। इसका नाम क्या है भाई? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। तो इस पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में यहाँ पर खूबसूरत घाटी के अंदर बसा हुआ है बहुत शानदार कश्मीर। ठीक है, और मैंने अभी बताया था इसी पीर पंजाल श्रेणी पर ही यहीं पर बनाई गई है सुरंग। कौन सी? अटल टनल। तो अब आप सोचोगे कश्मीर, तो भैया पीर पंजाल श्रेणी फैली हुई है, कश्मीर से लेकर हिमाचल तक फैली हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अक्षाई चिन्ह का भाग है? अक्षाई चिन्ह जो आप जम्मू कश्मीर देखते हैं,
उसमें जो पूरब में इलाका है, लद्दाख वाला जो इलाका है, वहां पर बहुत बड़े हिस्से पर 1962 के युद्ध के बाद चीन ने कब्जा कर लिया था। उसको हम क्या कहते हैं, अक्साई चिन कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा अक्साई चिन का भाग है? अब मैंने जो बताया है उसमें उत्तर छुपा हुआ है। मैंने क्या बोला, लद्दाख, है ना। तो यूपीपीसीएस का ही सवाल है, लद्दाख का पठार किसका भाग है? अक्साई चिन का भाग है। ठीक है, एक बार इस मैप को समझ लीजिए, फिर आपको हालात पता लगेंगे कि एक्चुअल में जिसको हम जम्मू कश्मीर कहते हैं वहां वास्तविक स्थिति क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल ज्योग्राफिकल सिचुएशन इन J&K। तो देखो भाई, इसमें जो आपको येलो येलो हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, येलो येलो हिस्सा, ये जम्मू कश्मीर का वो भाग है जो वर्तमान में हमारे पास है। बाकी भी हमारा है, लेकिन उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं। ठीक है, तो समझिए अब 1947 1947 जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ था, उसी दौरान भारत के ऊपर पहला हमला हो गया था पाकिस्तान के द्वारा। हालांकि ये हमला पाकिस्तान ने अपनी आर्मी के नाम से नहीं किया था। तो वहां पर एक ट्राइबल ग्रुप है, कम्युनिटी है, कबायली कहते हैं उनको, कबायली जनजातियां। उन्होंने कबायलियों को उकसाया और उनके जैसे ही अपनी सेना से उनको सहायता दे करके, अपनी सेना के लोगों को मिला करके भारत पर आक्रमण कर दिया। और वो लोग अटैक करते करते इस सब इलाके पर वो कब्जा करके बैठ गए। बाद में हमको पता लगा, आपको पूरी कहानी पता होगी, कि उस समय तक ये हिस्सा भारत का भाग नहीं बना था। क्यों? क्योंकि तब बंटवारा हुआ था और अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स, जो देसी रियासतें थी, उनको विलय पत्र पर साइन करना था कि वो हिंदुस्तान का भाग बन गए। यहाँ पर राजा हुआ करते थे, राजा हरि सिंह। उस समय वो विचार कर रहे थे कि हिंदुस्तान में मिलूं या पाकिस्तान में मिलूं या स्वतंत्र रहूं। उनका मन था इंडिपेंडेंट रहने का। अब पाकिस्तानियों को लगता था कि ये तो हमारा पैदाइशी हक है, कश्मीर तो हमारा ही होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर अटैक कर दिया। इधर राजा हरि सिंह सोच रहे हैं, अटैक हो गया, सोच रहे हैं, अटैक हो गया, और फाइनली जाकर के उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए कि मैं जम्मू कश्मीर पूरी रियासत का हिंदुस्तान में विलय करता हूं, मर्जर करता हूं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है उस डॉक्यूमेंट को, ध्यान रखिएगा। हिंदी में कहते हैं विलय पत्र, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इस पर हस्ताक्षर किए 26 अक्टूबर 1948 को। किसने? जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने। ठीक है, और चूंकि उनके हस्ताक्षर के बाद ही भारतीय सेनाओं ने यहाँ पर हस्तक्षेप करना शुरू किया, लेकिन तब तक पंडित नेहरू ने, आपको पता होगा या आप लोगों ने पढ़ा होगा, उन्होंने यूएन में बात की कि किसी और देश ने हम पर अटैक कर दिया है। ठीक है, यूएन ने कहा स्टैंड स्टिल, जो जहां खड़ा है वहीं रुक जाए। और उस समय ये जो आपको लाइन दिख रही है, जो समय हुआ करता था, यही बन गया क्या? लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, LOC, यानी कि जो जहां पर वहीं रुक जाए, अब बातचीत करके समझौता करेंगे। और इसके बाद उसमें यह तय हुआ कि पहले दोनों सेनाएं वापस जाएंगी। पाकिस्तान की सेना इस जगह को खाली करे, हिंदुस्तान भी इसको खाली करे। उसके बाद यहाँ पर हम, जो वहां पर रह रही जनसंख्या पहले से थी, उसके द्वारा हम जनमत संग्रह करवाएंगे, रेफरेंडम करवाएंगे। 80 साल हो गए हैं। ठीक है, ना सेनाएं वापस जा रही हैं और ना रेफरेंडम हो रहा है। अब तक तो उस समय के लोग सब तो मर खप चुके होंगे, स्वर्ग में हो गए होंगे, कुछ लोग पुनर्जन्म भी ले चुके होंगे। ठीक है, तो ना अब वहां पर पूरी पॉपुलेशन बदल चुकी है, आबादी बदल चुकी है। ठीक है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन तब थी वो एकदम बदल चुकी है। ठीक है, तो अब जब भी कुछ होगा जबरदस्ती वाला मामला ही होगा या प्रेशर में होगा। ठीक है, अभी भी हिंदुस्तान के पास वो कागज है जो मैंने बताया अभी आपको, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, खैर, तो ये जो हिस्सा था ये पाकिस्तान के पास, इसे को हम POK कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, या पाक अधिकृत, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। अधिकृत भी मैं नहीं कहता। ठीक है, ये जो आपको ब्लू हिस्सा दिख रहा है, ये वो एरिया है जो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज्योग्राफी बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है भाई यहाँ पर सरवाइव करना भी। पाकिस्तान ने किसको दे दिया? चीन को। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो गुलाबी रंग का हिस्सा, ये वो भाग है जिसको 1962 के अटैक में, जब हिंदुस्तान और चीन का आक्रमण हुआ, इंडो साइनो वॉर हुई या इंडो चाइना वॉर भी कहते हैं इसको, उस समय चीन ने कब्जा लिया था हमसे। ठीक है, तो अब ये जो शेष बचा हिस्सा है कश्मीर का, ये ही वर्तमान में हमारे पास है। ठीक है, और जो गया, कितनी खूबसूरत जगह गई हैं, तो मीरपुर, मुजफ्फराबाद, यहाँ पर सोचिए हमारी जमीन पर ही टेररिस्ट कैंप लगा करके भारत के ऊपर 50 सालों से अटैक किया जा रहा है। मैक्सिमम टेररिस्ट कैंप पे कहाँ पर हमको मिलते हैं? मीरपुर, मुजफ्फराबाद, इन सब जगहों। और गिलगित जैसी खूबसूरत जगह हमसे हमारे पास नहीं है। गिलगित, बाल्टिस्तान, यहाँ के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग यहाँ की खुशहाली देखते ही हैं, यहाँ की जनता कितनी खुशहाल है, समृद्ध है, उनके तुलना में वो लगातार चाह रहे हैं विरोध करके हम इधर मिल जाए। और लगातार पाकिस्तान की जो सेना है, वहां का लोकतंत्र है, इनके ऊपर आक्रमण कर रहा है। ठीक है, खैर एक हिस्सा इसमें जो आपको ये दिख रहा होगा बीच में वाइट कर रखा है, हालांकि अब तो ऐसा नहीं रह गया है, लेकिन तब भी ये वो हिस्सा था जहां पर जो हमको कश्मीर के झगड़े सुनाई दे रहे थे, पत्थरबाजी और बाकी सब हो रही है, ये मैक्सिमम यहीं पर अनंतनाग, बारामूला, इस सब में होता था, और यहीं पर इसकी राजधानी श्रीनगर। और यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा होगा उड़ी। ठीक है, जो उड़ी अटैक हुआ था और फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वो ये सारा हिस्सा है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, जियोपॉलिटिकल लेवल से, सामरिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, और ये इसकी वर्तमान स्थिति है। आई होप बहुत अच्छे से आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर जो अक्षाई चिन्ह है, ये लद्दाख का प्लेट्यू है, ये पूरा लद्दाख रीजन है, लद्दाख पठार, इस पठार इससे संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस इन इंडिया इज द यंगेस्ट। आसान सवाल है ना, मैंने बार बार कहा है, कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, खाली बहुत विशेष नहीं है। कौन सी नई है? तो भैया जो कुछ भी हिमालय से जुड़ा हुआ है वो नया है। अरावली सबसे पुरानी है, विंध्याचल, पूर्वी घाट पुराने हैं, हिमालय नया है। आंसर क्या हो गया? हिमालय। बिल्कुल ऐसा ही सवाल एक और बना हुआ है। अब देखिए, ये छत्तीसगढ़ ने पूछा है 2018 में, ये यूपी ने पूछा है 2020 में, यानी सेम एकदम फैक्ट है, सवाल के प्रारूप अलग अलग है। ये क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग यंगेस्ट, सेम प्रश्न है, थोड़े से ऑप्शन बदल दिए हैं। इसने ईस्टर्न घाट रखा है, इसने वेस्टर्न घाट रखा हुआ है, इसीलिए पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है। एक जैसा सवाल 2 साल के गैप पर 2 अलग अलग राज्य पूछ रहे हैं। ठीक है, अगेन उत्तर क्या हो गया? हिमाद्री या हिमालय। ठीक है, ये दोनों के आंसर यहाँ पर दिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन है और एक कारण है, जस्टिफाई करना है। ठीक है, ये भी 2019 का सवाल है यूपी का। कथन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या कह रही है, इसका इंग्लिश पार्ट भी दिया हुआ अगले पेज पर, एक पेज पर नहीं आ पा रहा था तो मैंने नेक्स्ट पेज पर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो कथन कह रहा है भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। सघनता यानी कि डेंसिटी है ना, जहाँ पर सबसे ज्यादा स्कोप है भूकंप के, वो हिमालय में स्थित है। ये बात ठीक है। दूसरा कह रहा है हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। अनुदैर्ध्य यानी एक के बाद एक, उत्क्रम यानी हलचल वाले इलाके स्थित हैं। ये भी बात ठीक है। ठीक है, अब पहले इसको ये आप प्रश्न अंग्रेजी के अंदर भी देख सकते हैं। हाईएस्ट सिस्मिक इंटेंसिटी कहाँ पर है? सर्वाधिक भूकंप वाला इलाका हिमालय में है, बिल्कुल ठीक बात है। कारण क्या दे रखा है? वहां पर बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जो उनसे हैं, है ना, यानी जो हलचल करते हैं, दरारें हैं। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल यानी कि इस प्रकार से फैले हुए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, कारण भी ठीक है और रीजन भी उसको जस्टिफाई करता है। हमारा उत्तर क्या हो गया? पहला वाला ए। अब समझ लो भाई ये होता क्या है, पहले आप इमेज देख लो फिर तथ्य को पढ़ना। जैसा मैंने बताया था कि हिमालय की अलग अलग रेंजेस का निर्माण अलग अलग टाइम पर हुआ है। एक टक्कर हुआ, फिर पीछे गया, फिर टक्कर हुआ। तो हर बार क्या हुआ कि एक श्रृंखला के बाद बीच में एक दरार बन गई है, जिसको हम थ्रस्ट कहते हैं। हिंदी में भी उसके लिए अलग अलग शब्द हमको मिलते हैं। तो यहाँ पर हर 2 श्रृंखलाओं के मध्य बीच में एक दरार है, जहां पर हलचल हो रही है, मूवमेंट हो रहा है। और जब भी थोड़ा बहुत भी कहीं पर किसी भी तरह का प्रेशर आएगा, तुरंत वो हलचल बढ़ जाती है। इसीलिए यहाँ पर बहुत खतरनाक बड़े भूकंप आने की संभावनाएं रहती है।
आप लोगों ने नेपाल का बड़ा प्रसिद्ध भूकंप सुना होगा, लगभग आधा नेपाल तबाह हो गया था बहुत बुरी तरीके से 2014 के बाद। ठीक है, उसके पीछे कारण क्या था, यही थ्रस्ट हुआ करते थे। तो जो आपको लाइनें दिख रही हैं, डॉट 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 लाइनें, ये दो पहाड़ों के बीच में थ्रस्ट है। पहला है टेथियन थ्रस्ट, यहाँ पर टेथी सागर हुआ करता था। दूसरा है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट, थ्रस्ट यानी कि दरार या भ्रंश कह लो आप। फिर है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, जहाँ पर हिमालय खत्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और फुट हिल्स शुरुआत हो जाती है। और ऐसे ही ऊपर है इंडो सांको सचर जोन। अब इसके कारण क्या है कि यहाँ पर भूकंप के खतरे बने हुए लगातार हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं इसको अब आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये थ्रस्ट क्या होते हैं, इनको अनुदैर्ध्य उत्क्रम या फॉल्ट या दरार कहते हैं। अनुदैर्ध्य का मतलब क्या हो गया, इस प्रकार एक के बाद एक है, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडिनल फेज में है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा है, मेन बाउंड्री फॉल्ट या मेन फॉल्ट थ्रस्ट। ठीक है, फिर मेन फ्रंटल थ्रस्ट। अब ये कहाँ कहाँ पर है, जैसे जैसे हम साउथ से उत्तर की तरफ बढ़ते जाएंगे, यानी कि हम उत्तर के मैदानों से, शिवालिक से और ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, मेन फ्रंटल थ्रस्ट या मेन बाउंड्री थ्रस्ट, इसी को कहा जाता है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच है ये। इसके बाद हमको मिलता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो ऐसे देखो, ये शिवालिक हो गया, ये महान हिमालय, मध्य हिमालय और ये महान हिमालय। इसके बीच में जो मैं कलरफुल लाके बना रहा हूँ, ये है थ्रस्ट। एक थ्रस्ट, दूसरा थ्रस्ट, तीसरा थ्रस्ट, चौथा थ्रस्ट, ऐसे थ्रस्ट है। ठीक है, इसके बाद है बृहद हिमालय, जहाँ पर सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन है। ठीक है, और यहीं पर हमको मिलता है टेथिस थ्रस्ट। तो इस प्रकार ये थ्रस्ट है। और सबसे ऊपर है इंडस सांगपो सचर जोन, जहां से सिंधु और सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है उस जगह पर। ये जो चार हिस्से हैं, ट्रांस हिमालय में है चौथा, ये चारों हिस्से हिमालय के बीच में बड़ी बड़ी दरारें हैं, गैप्स है, और जब भी हल्की भी मूवमेंट होगी तो इनके अंदर भयंकर तबाही आएगी। और चूंकि पूरी जो काठमांडू घाटी है यानी नेपाल है, वो इसी दो उसके बीच में बसा हुआ है, इसलिए खतरनाक। अगला प्रश्न कह रहा है, जो इम्फाल बेसिन है, इम्फाल के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, है ना, नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा खूबसूरत शहर है इम्फाल। इम्फाल बेसिन सराउंडेड बाय द मणिपुर हिल्स इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे कुछ ज्योग्राफी के लैंडफॉर्म्स दिए हैं, किसका एग्जाम्पल है, तो उसका आंसर हमारा होगा सरोवरीय मैदान या लेकेस्ट्राइन प्लेन का। अब ये अलग अलग प्लेन क्या होते हैं, चारों समझ लीजिए। सबसे पहले अलुवियल प्लेन, जलोढ़ मैदान, ये कल बताया था मैंने कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बनाए गए मैदान, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अलुवियल प्लेन। दूसरा होता है ग्लेशियल प्लेन, यानी जो ग्लेशियर्स होते हैं, जब ग्लेशियर्स ट्रैवल करते हैं तो वो क्या करते हैं, नीचे के हिस्से को लगातार इरोड करते हैं, अपरदित करते हैं, और उससे कारण जो बना मैदान होता है उसके फैलाव से ग्लेशियल प्लेन। तीसरा होता है लोयस प्लेन, ये हमको मिलता है रेगिस्तानी क्षेत्रों में। वहां पर क्या होगा कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो खारा पानी होता है वो बीच में जम जाएगा, जब गर्मी होगी तो पानी सूख जाएगा, शेष नमक खारा जो वहां पर रह गया है उसके जमाव से जो मैदान बन जाएगा वो लोयस प्लेन कहलाएगा। और चौथा होता है लेकेस्ट्राइन प्लेन या सरोवरीय मैदान। बेसिकली क्या होता है, कोई जलीय क्षेत्र, कोई झील, सरोवर, तालाब या नदी का हिस्सा, जब वो बहता है तो उसके नीचे बहुत सारी रेत होती है। आपने देखा होगा, आप किसी भी वाटर बॉडी में जाएंगे, स्विमिंग पूल को छोड़ करके, वो तो पक्का होता है नीचे से, तो वाटर बॉडी में जाएंगे आप तो आपको नीचे क्या, तलहटी में क्या मिलेगी, बहुत सारी मिट्टी, रेत, बालू, गाद, है ना। मान लो ऊपर का सारा पानी सूख जाए, अब क्या हो जाएगा, वो प्लेन बन जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, लेकेस्ट्राइन प्लेन या सरोवरीय मैदान। ये आप देख पा रहे हैं, ये सरोवरीय मैदान का बहुत खूबसूरत उदाहरण है। कभी यहाँ नदी बहती थी, धीरे धीरे नदी क्या हो गई, सूख गई है, या बहुत पतली धारा के रूप में बीच में बह रही है, तो आसपास का सारा हिस्सा मैदान में कन्वर्ट हो गया। जिस प्रकार हमको प्रयागराज के अंदर
बहुत बड़ा मैदान दिखाई देता है जहाँ पर सर्दियों में कुंभ लगता है। वो जो सारा मैदान जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है वो क्या है, वो लेकेस्टाइन प्लेन है। मानसून के टाइम में फिर से भर जाता है वो, ठीक है। और ये आप देख पा रही हैं, ये इम्फाल बेसिन का मैप है, ठीक है। ये इम्फाल बेसिन का मैप दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये नदियां बह रही हैं। चूंकि ये नदियां सूख गई हैं तो उसके आसपास जो प्लेन बन गया है ये लेकेस्टाइन प्लेन है। अभी भी आपको बीच में बहुत बारीक धारा नदियों की दिख रही होगी। इसके दोनों तरफ कई कई दर्जनों किलोमीटर के अंदर मैदान बन गए हैं, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में कौन सा कथन सही है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसका इंग्लिश वर्जन अगले पेज पर है, पेज पर नहीं आ रहा था तो इसलिए। तो सही है, ये सरल प्रश्न होना चाहिए मेरे हिसाब से। पहला है, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्म यानी फॉसिल्स विहीन है, उसमें फॉसिल नहीं है। यस, इट्स ट्रू, ठीक है। दूसरा है, लघु हिमालय के परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं। मैंने आपको बताया था जहाँ पर आज हिमालय है वहाँ कभी टेथिस सागर, टेथिस सी समुद्र हुआ करता था। उसी समुद्री रेत के दबाव से जमने के कारण ही हिमालय बने। तो उसके तलहटी में हमको क्या मिलते हैं, समुद्री जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या आउटर हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये भी ठीक बात है, ठीक है। चलिए, ये सेम क्वेश्चन हिंदी में इंग्लिश में भी दिया हुआ है, जिसको जरूरत होगी वो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये इसमें इमेज में आप देख पा रहे हैं हिमालय बना कैसे है। तो बेसिकली ये हिंदुस्तान हुआ करता था पहले का, और ये इसको हम उस समय एशिया कहते थे, यानी यूरोप वाला हिस्सा यूरेशिया कहते थे। बीच में समुद्र था, ये दोनों आपस में टकराए, समुद्र का पानी बह गया। यहाँ पर जो शेष हिस्सा था जो उसका तलहटी में, उसके अंदर जो रेत और बाकी सब चीज़ें थी वो आपस में टकराई, चट्टानी इससे टकराए और उसके कारण यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला खड़ी हुई जिसको हम हिमालय कहते हैं, ठीक है। चूंकि ये टक्कर हुई है दो जमीनों की, तो यहाँ पर अभी तक अलग अलग ऐसे फॉल्ट्स हैं जो तूफान लाती हैं। अगला प्रश्न है, इन विच पार्ट ऑफ द हिमालयाज आर करेवा लैंडफॉर्म्स फाउंड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये आया हुआ है अलग अलग पीसीएस में। करेवा क्या होता है, एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है जो हिमालय के कश्मीर घाटी में पाई जाती है, ठीक है। और करेवा फेमस किस लिए है, तो करेवा फेमस है केसर की खेती के लिए, ठीक है। तो उस उत्तर हमारा डी हो गया, कश्मीर के अंदर। ये आपको जो तस्वीर दिखाई दे रही है, देखिए ये कश्मीर घाटी के अंदर महान हिमालय में इस जगह पर करेवा की मिट्टी मिलती है। और ये जो फूल आपको दिख रहे हैं केसर के फूल है, ठीक है। इन्हीं फूलों को चुन करके और फिर इनसे केसर, जो लाल केसर हमको मिलता है वो बनाया जाता है, जुबा केसरी वाला केसर नहीं, ठीक है। तो ये करेवा लैंड है, ध्यान रखिएगा, कश्मीर में है। एक इस चीज के लिए फेमस है, केसर की खेती के लिए, सैफरन की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से सारा ये स्पष्ट हो गया होगा। कश्मीर में या अरबी वगैरह में केसर को जाफरान कहा जाता है। तो कई बार किताबों के अंदर बहुत जगह कोई बिरयानी बना रहा तो लिखा होता है जाफरानी, यानी कि केसरिया। केसरिया या भगवा या जाफरानी या सैफरन, ये सब एक ही रंग है, ठीक है। चलिए, तो ये अभी हमने हिमालय से संबंधित बहुत सारे प्रश्न कर लिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है अब किसी भी प्रकार का प्रश्न इस पर बनेगा आप उसको चुटकियों के अंदर हल कर लेंगे। इसी प्रकार इकोनॉमी की भी क्लासेस चल ही रही हैं, उससे आप लगातार गो थ्रू हो ही रहे हैं, बहुत डिटेल्ड में चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। तो क्लासेस को एंजॉय करते रहिए, अपने फीडबैक हमें ज़रूर देते रहिए जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो, और इसको अपने और साथियों को शेयर करने के लिए अवश्य बोलिएगा। हमसे जुड़े रहिए, फिर मिलेंगे। डिटेल्स यहाँ पर आपको जो दिख रही हैं, हमारे नंबर्स वगैरह, आपको किसी भी तरह की सहायता तैयारी के लिए चाहिए तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे। थैंक यू, गुड डे।